गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसे अपन 9th क्लास में सोशल साइंस का इतिहास का एक चैप्टर है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। कुछ सामाजिक गतिविधियों के कारण यहाँ पे भी फ्रांस की तरह क्रांति होती है, समाज में परिवर्तन होता है, किसानों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा। निरंकुश जो शासक था वहाँ का जार निकोलस, जो स्वेच्छाचारी, अत्याचारी, जनता पे तरह तरह के उसके द्वारा कर लगाए गए, जिससे हताहत होकर यहाँ पर एक क्रांति की शुरुआत होती है। रूस में समाजवाद की अगर बात करें तो प्रमुख एक क्रांतिकारी था जिसका नाम एक विचारक था, जो एक सामाजिक क्रांतिकारी भी उसको कह सकते हैं, जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। इसके द्वारा यानी जो समाजवाद की जो क्रांति आई, क्या कह सकते हैं, समाजवाद की क्रांति, समाजवाद की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका है कार्ल मार्क्स की, क्योंकि इनकी विचारधाराओं के कारण ही लोगों में एक भावना जागृत हुई। जैसा कि पहला जो पॉइंट है तुम्हारा, रूस में समाजवाद 1914 से पहले का जो समय है, क्योंकि 1914 से और 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जो पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया था, दो गुटों में बट गया था। 1914 में पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी, उनको कोई मान्यता नहीं थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है यहाँ राजा का शासन था, निरंकुश शासन था, तो इस हिसाब से उनको कोई किसी प्रकार की यानी मान्यता नहीं दी गई थी, गैर कानूनी थी। जब कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी यानी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी, क्या नाम था, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी, क्या नाम था पार्टी का, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। किस विचारधारा पर थी, कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर। कब, 1898 में, 1898 में। वहीं कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह से समय समय पर जमीन बांटते हैं, उसे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। यानी जिस प्रकार से रूस के जो लोग किसान थे वो जमीन का बंटवारा जो कर रहे थे, इससे ऐसा लगता था कि वो समाजवादी विचारों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि समाजवादी विचारधारा क्या कहती है, सभी को समान अधिकार मिले, सभी के पास में समान वर्चस्व हो, यानी भू संपदा हो। तो इससे ऐसा लगता था जैसे सभी समान यानी समाजवादी विचारधाराओं से अवगत हो रहे हैं। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, दूसरी एक पार्टी 1900 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया। कौन सी पार्टी थी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी। और इस पार्टी का जो गठन हुआ वो हुआ 1900 में। वहीं किसानों ने के अधिकारों के लिए संघर्ष किया गया इस पार्टी के द्वारा। कौन सी पार्टी के द्वारा, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी के द्वारा, जिसका गठन 1900 में हुआ था। यानी किसानों की पैरवी की, इनके अधिकारों की मांग की गई। वहीं
मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जो जमीन है, ये जो राजा के द्वारा जो प्रांतों में नियुक्त किए जाते थे उन व्यक्तियों को सामंत कहा जाता था। तो वो सामंतों के कब्जे में जो जमीन है उनको फौरन किसानों को सौंप दी जाए, यानी वो किसानों की ही जमीन थी जो बलात्पूर्व यानी एक तरह से बलपूर्वक उसको हड़प लिया गया था। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं थे। वहीं एक समाज सुधारक और थे रूस में जो क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका उसकी होती है, लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है। इस प्रकार से अगर वो उस चीज़ को विचारधारा को जब देख रहे थे जो आपस में फूट मची हुई थी, तो इससे ऐसा लगता था कि उनमें एकजुटता नहीं है और इस आपसी विभेद के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, यानी सभी यानी एक तरह से रूस की क्रांति में सहभागी नहीं हो सकते। इससे लेनिन को पता चल रहा था कि ये रूस की क्रांति में शामिल नहीं होंगे। वहीं दूसरा जो पॉइंट है उथल पुथल का समय, इसमें ये 1905 की क्रांति से शुरू होता है। इसमें ध्यान रहे रूस एक निरंकुश जारशाही शासक था। रूस में एक निरंकुश जारशाही शासक था जो यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में ही जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था और उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाया। क्यों उदारवादियों? क्योंकि वो बदलाव चाहते थे, परिवर्तन चाहते थे। वहीं जो जारशाही जो निरंकुश शासन व्यवस्था थी कहाँ पर? रूस में, वो बदलाव नहीं चाहते थे। वो रूढ़िवादियों के समर्थन में थे, यानी रूढ़िवादी उस शासक के समर्थन में थे, क्योंकि वो तो ये चाहते थे कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन उदारवादी और रेडिकल जो वर्ग था, 3 तरह के वर्ग थे इसमें, रूढ़िवादी और उदारवादी और रेडिकल, 3 वर्गों में यानी विभाजित था, जिसमें उदारवादी और रेडिकल ये तो परिवर्तन चाहते थे लेकिन रूढ़िवादी नहीं चाहते थे। वहीं 1905 में क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफी काम किया था। वहीं रूसी साम्राज्य के तहत उन्होंने राष्ट्रवादी जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थन में, यानी आधुनिक रूप देने के लिए इस्लाम में जेहदियों मुस्लिम बहुल इलाकों का भी समर्थन इन्होंने किया था। जेहदियों का मतलब क्या होता है? जेहदियों का मतलब क्या होता है? यानी मुस्लिम बहुल क्षेत्र, मुस्लिम बहुल क्षेत्र, जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो उसे कहते हैं मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र। जो जिहादिया, इनका भी समर्थन इनके द्वारा किया गया। वहीं रूस मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा निकला, क्योंकि जरूरों की चीजों को कीमतों में इतनी तेजी हो गई कि वास्तविक वेतन से, जो उनका वास्तविक जो वेतन उनको मिलता था, उससे 20% तक की गिरावट आ गई, यानी इतनी महंगी चीजें हो गई। वहीं कुछ दिनों के भीतर ही सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर, जिस प्रकार से यानी टाइम जो ज्यादा था उसको घटाकर कम करने के लिए, वेतन में वृद्धि करने के लिए और कार्य स्थिति में सुधार करने की मांग करते हुए यानी उन्होंने हड़ताल कर दी। यानी एक तरह से समय को कम किया जाए, वेतन वृद्धि की जाए और जो कार्यशैली है उसमें सुधार किया जाए। इसी दौरान जब पादरी गोपान, एक पादरी जो थे चर्च के, उनके नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस यानी जार का जो महल था, क्या नाम था? विंटर पैलेस के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। यानी पुलिस और जो उनकी जो सुरक्षा बल था राजा का, उनके द्वारा मजदूरों पर हमला बोल दिया। और इतिहास इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 100 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई थी। यानी 100 से ज्यादा मजदूर
की मृत्यु होने के कारण ये खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। वहीं 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से मानी जाती है। सारे देश में हड़तालें होने शुरू हो गई। वहीं जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध कर रहे थे, यानी उनको स्वतंत्रता चाहिए थी, तो इसका विरोध करते हुए उन्होंने विद्यार्थी भी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार उन्होंने कर दिया था, तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वहीं वकील, जो मध्यम वर्ग था, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य मध्यम वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग की और यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी गई। किसकी? यूनियन ऑफ यूनियंस। यूनियन ऑफ यूनियंस। यूनियंस, इसकी स्थापना कर दी गई थी। ऐसा ही चित्रण भारत में भी देखने को मिला था जब भारत की आजादी के समय। तो यहां भी भारतीय जनता, यानी एक तरह से भारत के जो लोग थे, भारतीय जो जनता थी, उनके द्वारा भी यानी एक तरह से आंदोलन किए गए, विद्रोह किए गए। और उस आंदोलन के द्वारा, जैसे राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन हुए महात्मा गांधी के द्वारा किए गए थे, जिसमें असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। इन्होंने अंग्रेजों की सभी चीज़ों को बहिष्कृत कर दिया था, यानी उन चीज़ों का बहिष्कार कर दिया था, नौकरियों का, विद्यालयों का, सभी खाने पीने की जो पहनने की वस्तुएं हैं सभी का। वहीं 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा, यानी ध्यान रहे रूस में, जो भारत में जो संसद जिसको बोला जाता है, भारत में क्या बोला जाता है? संसद। केंद्र स्तर पर जो सरकार संस्था है वो है संसद, लेकिन वहां क्या बोला जाता था? रूस में इसको ड्यूमा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ड्यूमा, सॉरी ड्यूमा। वहीं इसका गठन किया गया और क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटी भी अस्तित्व में रही। वहीं कुछ राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र पाबंदी लगाते हुए 75 दिन के भीतर पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया गया, यानी ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए, नहीं तो उनका जो जारशाही शासन है वो समाप्त हो जाता। और आने वाले समय में ऐसा ही हुआ। वहीं वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं रखता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। क्यों रूढ़िवादी राजनेताओं को क्यों भर डाला? क्योंकि जो रूढ़िवादी राजनेता थे उनका तो यही विचारधारा थी कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, लेकिन उदारवादी और रेडिकल वाले जो थे ये समूह ये बदलाव चाहते थे। उदारवादी और क्रांतिकारी को बाहर रख दिया गया। क्यों? क्योंकि वो हमेशा परिवर्तन चाहते थे। पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और दो यूरोपीय संघ गठबंधनों के बीच में, यानी यूरोप देशों में ही 2 वर्गों में विभाजित हो जाता है। गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया और एक खेमे में अगर बात करें, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की जो केंद्रीय शक्ति के रूप में थे, इनको क्या कहा गया? धुरी राष्ट्र कहा गया, जो धुरी राष्ट्र के नाम से जाने गए। कौन कौन से थे? एक में थे, यानी धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे? धुरी राष्ट्र कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, ये थे। वहीं अगर बात करें मित्र राष्ट्र में,
मित्र राष्ट्र में कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। वहीं बाद में जाकर अमेरिका भी जुड़ गया था। कौन थे? अमेरिका। एक मिनट, यानी ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। वहीं मित्र राष्ट्रों में यानी यूरोप में जो देश थे यानी दो भागों में विभाजित हो गए थे। एक तो ध्रुवीय राष्ट्र जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, बाद में अमेरिका भी जुड़ गया था, यानी अमेरिका भी जुड़ गया था। रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, बाद में इटली और रोमानिया भी, यानी इटली भी जुड़ गया था, खेमे में शामिल हो गए। एक और देश था इटली। ऐसे ही इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य था, यानी बहुत बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़ा क्षेत्र, भूभाग। इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। क्यों? क्योंकि इन जो देश थे, ये सभी देश इनके भी यानी एक तरह से उपनिवेशिक देश थे। जैसे भारत की बात करें, भारत ब्रिटेन का उपनिवेशिक देश था, तो इनका जो युद्ध है ये अन्य देशों में भी यानी फैल गया था। जैसे भारत की बात करें तो भारत से भी क्या किया इन लोगों ने, ब्रिटेन वालों ने, यानी यहाँ से भी यानी एक तरह से सेना यानी भारतीयों को युद्ध क्षेत्र में झोंक दिया। अपना क्या मतलब था वहाँ पे लड़ने का, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया वहाँ पर, यानी भारतीयों को भी युद्ध भूमि में उतार दिया। वहीं इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफी समर्थन मिला, यानी रूसियों के द्वारा, रूसी सैनिक के द्वारा समर्थन किया गया। जनता ने जार का साथ दिया, यानी राजा का। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा होता चला गया तो जार ने डूमा यानी संसद में मौजूद मुख्य पार्टियों पर सलाह लेना छोड़ दिया, यानी रुचि लेना बंद कर दिया। वहीं जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्राग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। सेंट पीटर्सबर्ग किस नाम पे रखा था? जर्मन शब्द था, इसके नाम पे रखा गया था। वहीं जरीना जार की पत्नी महारानी थी, जो अल्केंद्रा से अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकार खास और रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही और अलोकप्रिय तथा बना दिया था, यानी उनको एक अलोकप्रिय बना दिया। वहीं प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिम मोर्चे और की लड़ाई से भिन्न थी। वहीं 1914 से 16 के बीच जर्मन और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं में भारी पराजय झेलनी पड़ी, यानी रूसी सेनाओं को पराजय का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनमें आपस में तालमेल नहीं था, सामंजस्य नहीं था। वहीं 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे और पीछे हटती रूसी सेनाओं के रास्ते में पड़ने वाले, जिसमें फसलें और इमारतों को भी नष्ट कर डाला था, और दुश्मन की सेना वहां टिक नहीं सकी और फसलों इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गए थे, यानी 30 लाख लोग शरण ले ली थी। इन हालत में सरकार और जार दोनों ने अलोकप्रिय बना दिया था, यानी सरकार और जार जो राजा था वहां, जार निकोलस, यानी दोनों को लोकप्रिय बना दिया था। वहीं सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो लंबे समय तक यानी लड़कर अब थक चुके थे, परेशान हो गए थे। और आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू।